नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष पाटीदार देश का कल्चर एग्रीकल्चर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अफीम की फसल लगभग 90 दिन की पूरी हो गई है। फ्लावरिंग स्टेज स्टार्ट हो गई है और कैप्सूल फॉर्मेशन चल रहा है। अभी कैप्सूल बन रहे हैं। अभी डाउनी मिल्ड्यू या काली मस्सी का अटैक हो रहा है और कई कई रुएदार फंगस का अटैक भी हो रहा है और साथ ही ब्लाइट की समस्या भी देखी जा रही है। तो आज का वीडियो डाउनी मिल्ड्यू, रुएदार फंगस और ब्लाइट को कंट्रोल कैसे करें इसके ऊपर रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू को हिंदी में काली मस्सी कहा जाता है। डाउनी मिल्ड्यू का कैजुअल ऑर्गेनिज्म है परनोस्पोरा स्पीसीज। ये एक रोगजनक है, इसके कारण डाउनी मिल्ड्यू होता है। डाउनी मिल्ड्यू जनरली मौसम में परिवर्तन यानी कि नमी का मौसम या ठंड ज़्यादा पड़ना, इससे डाउनी मिल्ड्यू आती है। और डाउनी मिल्ड्यू फैलती ज़्यादा हवा से फैलती है और बारिश से भी फैलती है। हवा से एक पौधे से दूसरे पौधे में डाउनी मिल्ड्यू का फैलाव होता है। अब डाउनी मिल्ड्यू के सिम्टम्स की बात करें तो डाउनी मिल्ड्यू के सिम्टम्स तो सबसे पहले निचली पत्तियों पे पीछे की साइड में देखे जाते हैं। काले काले धब्बे या काले काले रुएनुमा टाइप थोड़ी थोड़ी फफूंद दिखती है। और रुएदार फंगस के भी यही सिम्टम्स है। रुएदार फंगस भी सबसे पहले निचली पत्तियों पे पीछे की साइड में देखी जाती है रुएदार। ये धीरे धीरे बढ़ के ऊपरी पत्तियों पे आने लग जाती है और ऊपरी पत्तियों पे आके पूरे पौधे पे अटैक करती है धीरे धीरे। और ब्लाइट की समस्या के सिम्टम्स की बात करें तो ब्लाइट में पत्तियों के पीछे की साइड में स्पॉट्स दिखते हैं, येलो स्पॉट्स, और येलो स्पॉट्स फिर ब्राउन स्पॉट्स में कन्वर्ट होते हैं। ब्राउन स्पॉट्स से फिर धीरे धीरे लेसेंस में कन्वर्ट होते हैं और धीरे धीरे फैलाव करते हैं। और अगर इन बीमारियों को अपन समय पे नियंत्रण नहीं करें तो इसका नुकसान ज़्यादा है। जैसे 35 से 40% लेटेक्स प्रोडक्शन में भी नुकसान होता है और सीड प्रोडक्शन में भी नुकसान होता है। अब इनके कारण की बात करें तो डाउनी मिल्ड्यू तो मौसम परिवर्तन से आ सकती है। और रुएदार फंगस और ब्लाइट डिसीज जनरली सीड बोर्न डिसीज हो सकती है या सॉइल बोर्न डिसीज हो सकती है। यानी कि या तो बीज प्रभावित हो डिसीज से, उसी को अपन हर साल लगाते तो उससे भी आ सकती है। और सॉइल बोर्न डिसीज यानी कि अपन हर साल एक ही एक प्लॉट पे क्रॉप रोटेशन ना करके प्लॉट पे पर्टिकुलर एरिया में हर साल अफीम लगाते, उससे भी हो सकती है ये सॉइल बोर्न डिसीज। ये जनरली ज़मीन में फंगस रहती है उसके कारण फिर फैलती है। अगर आपको डिसीज़ आने से पहले कंट्रोल करना है तो उसको दो मेथड से कंट्रोल किया जाता है। एक तो कल्चरल प्रैक्टिसेस अपनानी पड़ेगी और एक फिजिकल प्रैक्टिसेस अपनानी पड़ेगी। कल्चरल प्रैक्टिसेस में सबसे पहले अपन जब सोविंग टाइम होता है तब प्लॉट को अपन चेंज करना पड़ता है। और कल्चरल प्रैक्टिसेस में एक और ये आता है कि सीड को हर साल एक ही एक सीड को नहीं लगाना, सीड चेंज करना चाहिए ताकि उससे क्या है सीड बोर्न डिसीज ना हो। और फिजिकल प्रैक्टिसेस में ये आता है कि डीप प्लगिंग करें अपन, ताकि क्या है कि ज़मीन के ऊपर जो फंगस है इस साल वो फंगस नीचे चली जाए, नीचे जाके ख़त्म हो जाए और नीचे की मिट्टी ऊपर आए ताकि उसमें फंगस ना रहे। अभी की स्टेज में कल्चरल प्रैक्टिसेस और फिजिकल प्रैक्टिसेस दोनों इम्पॉसिबल है, इसलिए अपने को अभी केमिकल प्रैक्टिसेस ही अपनाने पड़ेगी। तो केमिकल मेथड में अपन दो फंगिसाइड का यूज़ करेंगे जिसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, 95% ऊपर कारगर है, अच्छा है। एक फंगिसाइड ऐसा है जो डाउनी मिल्ड्यू को भी कंट्रोल करेगा पूरा, और रुएनुमा फंगस को भी पूरा 100% कंट्रोल करेगा, और ब्लाइट डिसीज को भी 100% कंट्रोल करेगा। एक बीएसएफ का फंगिसाइड आता है पॉलीराम नाम से, जिसमें टेक्निकल आता है मेटीराम 70% वेटेबल ग्रेन्युलर फॉर्म में आता है। ये फंगिसाइड एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है। ये फंगिसाइड जनरली सबसे स्पेशल बना हुआ अल्टरनेरिया ब्लाइट के लिए, और जैसे लेड ब्लाइट या लीफ ब्लाइट भी होता है, जैसे अपने अफीम में लीफ ब्लाइट आता है तो उसके लिए भी बहुत शानदार है। इसके अलावा ये सबसे परफेक्ट काम करता है डाउनी मिल्ड्यू में, और रोनुमा फंगस में भी इसका काफ़ी शानदार असर है। इसके साथ एक सिस्टमेटिक फंगिसाइड को क्रॉस करना पड़ेगा जो कि बीएसएफ का ही आता है एक एक्रोबेट नाम से, जिसमें टेक्निकल आता है डाइमिथोमॉर्फ 50% डब्ल्यूपी वेटेबल पाउडर फॉर्म में आता है। ये एक सिस्टमिक फंगिसाइड है, ये पौधों की जड़ों से काम करेगा। और ये एक्रोबेट फंगिसाइड डाउनी मिल्ड्यू और ब्लाइट डिसीज के लिए काफ़ी शानदार है। दोस्तों, पॉलीराम के डोज की बात करें तो पर लीटर से 2 ग्राम पर लीटर में डलता है, और पर पंप से बात करें अपन तो 35 से 40 ग्राम पर पंप। और साथ में अपन एक्रोबेट की बात करें तो एक्रोबेट पर लीटर में 1 से 1.5 ग्राम डलता है। और पूरे स्प्रे पंप की बात करें अपन तो 20 से 25 ग्राम पर स्प्रे पंप डलता है। अभी बहुत सारे दोस्तों ने पहला स्प्रे कर दिया है पॉलीराम एक्रोबेट का, तो जो दूसरा स्प्रे कर रहा है उसमें थोड़ा सा डोज बढ़ाना पड़ेगा, जिसमें जैसे एक्रोबेट 25 से 30 ग्राम हो जाएगा और पॉलीराम 40 से 45 ग्राम हो जाएगा पर स्प्रे पंप।
अब ये तो हो गए दोनों फंगिसाइड, एक कॉन्टैक्ट फंगिसाइड पॉलीराम और एक सिस्टमिक फंगिसाइड एक्रोबैट, इन दोनों का क्रॉस करना। इसके साथ अपन एंटीबायोटिक और या एंटीबैक्टीरियल मिलाना बहुत ज़रूरी है, जो कि एक आता है धानुका में कासु बी नाम से, जिसमें आता है कासुगामाइसिन 3% एसएल फॉर्म में आता है। एसएल यानी सस्पेंशन लिक्विड फॉर्म में आता है। ये एक बैक्टीरियासाइड भी और एक फंगिसाइड भी है। ये एंटीबायोटिक का काम करेगा फील्ड में। अभी पिछला वीडियो बनाया था, उसमें पहले की स्टेज में जनरली दो इंसेक्ट ज़्यादा अटैक कर रहे थे अफीम की फसल पे। एक तो रूट डैमेज कर रहे थे, रूट वेविल, और एक लीफ और स्टेम डैमेज कर रहे थे एफिड। और अभी की कंडीशन में फ्लावरिंग भी आ गई, तो फ्लोरल स्टेज में भी डैमेज करते हैं। अभी की स्टेज में फ्लावर को डैमेज करते हैं थ्रिप्स और साफ्लाई, और उसके साथ कैप्सूल डैमेज भी करते हैं कैप्सूल वेविल और कैप्सूल बोरर। इनके ट्रीटमेंट के लिए या तो आप थाइमेथॉक्सम 25% वेटेबल ग्रेनुलर फॉर्म में आता है वो यूज़ कर सकते हैं, या इमिडाक्लोरोप्रिड 70% वेटेबल ग्रेनुलर फॉर्म में आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। थाइमेथॉक्सम सिंजेंटा के एकटारा में आता है, और इमिडाक्लोरोप्रिड 70% एक बायर की एडवाइन नाम से आता है, उसमें आता है। इसके साथ कोई सा अच्छा टॉनिक यूज़ कर सकते हैं जिसमें फल्विक एसिड, अमीनो एसिड अच्छा हो। उसके साथ इरिगेशन में सोल्यूबल फर्टिलाइज़र तो चल ही रहे हैं। अब दोस्तों स्प्रे करते वक्त कुछ सावधानी रखनी बहुत ज़रूरी, जो हर बार बताता हूँ मैं वीडियो में। जैसे कि स्प्रे एक जैसा चले, पंप एक जैसा चले, किसी भी पौधे पे डबल बार स्प्रे ना हो, ताकि उसमें दाग ना लगे, जलने की समस्या ना आए, क्योंकि अफीम की फसल नाजुक फसल रहती है। और स्प्रे में जो रिकमेंडेड डोज है वही डोज डाले, कुछ बढ़ा के ना डाले, एक्स्ट्रा ना डाले, उससे नुकसान हो सकता है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय जवान जय किसान।